Hello everyone, welcome back to a new class from the chapter that is power sharing. Here we are again with a new topic. Welcome back to our YouTube channel that is Nagin Group of Studies. प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने श्रीलंका का केस जो था उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे जो करने वाले हैं बेटा, हम पावर शेयरिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जो हमने पीछे किया उसको रिवाइंड अप कर देते हैं। जैसे पावरिंग शेयरिंग को समझाने के लिए बेटा इसमें दो केस लिए गए हैं। एक केस आपका क्या है, बेल्जियम है, और एक केस आपका क्या है, श्रीलंका है। जो बेल्जियम का केस था बेटा, उस बेल्जियम के केस में हमने देखे बेटा कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी की पूरी कंट्री में, और कौन सी चीज़ मेजॉरिटी में और कौन सी चीज़ माइनॉरिटी में है। तो अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी में क्लास थी बेटा, वो मेजॉरिटी में क्लास आपकी ओवरऑल अगर हम सेंटर के लेवल पर देखें तो कौन सी क्लास थी बेटा, वो आपकी डच क्लास थी जो कि 59% थे। लेकिन अगर उसके अलावा में दूसरे देखो बेटा कितने थे, 40% थे जो आपके फ्रेंच स्पीकिंग थे। और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था बेटा कि जो फ्रेंच स्पीकिंग थे, अगर ब्रुसेल्स की बात की जाए, एंड व्हाट इज़ द ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम बेटा। तो बेल्जियम की कैपिटल में अगर हम देखें कि मैक्सिमम जो है बेटा मेजॉरिटी किसकी थी बेटा, फ्रेंच लोगों की थी जो कि 80% थे। और फ्रेंच लोगों के बारे में एक और विशेषता की बात ये थी कि दोनों की दोनों बेटा क्या करते हैं, ये जो फ्रेंच की आपकी कम्युनिटी थी ये क्या थी, रिच थी बेटा। ये रिच कम्युनिटी थी, बल्कि दूसरी कम्युनिटीज़ क्या थी बेटा, वो रिच नहीं थी। तो इसीलिए हमेशा अपने डोमिनेशन को क्या करने की सोचते थे बेटा, ये अप्लाई करने की सोचते थे बेटा। तो इनको दूसरी जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनको डिप्रीव्ड रखते थे किसी चीज़ तक। तो इसके कारण बेटा इन दो ये जो ग्रुप्स थे बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स दैट आर इन बेल्जियम, इन ग्रुप्स की वजह से क्या होगी बेटा, टेंशन क्रिएट हो गई। अब ध्यान से समझना बेटा, एक स्टोरी के रूप में चल रहा है अब सारी बातें, अब सारा चैप्टर क्लियर हो जाना चाहिए। तो उनके बीच में क्या क्रिएट होगी बेटा, एक टेंशन क्रिएट होगी। तब टेंशन क्रिएट होने के बाद वहाँ के जो लीडर्स थे बेटा, उन्होंने सोचा इस टेंशन के लिए उन्होंने इसका एक बेस्ट मेथड निकाला, जिसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए। और ये रूल्स और रेगुलेशंस कब दिए गए बेटा, जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया गया 4 बार बेटा। क्वेश्चन बन जाता है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेक प्लेस इन ऑर्डर टू सोल्व द टेंशन बिटवीन द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़। मैं दोबारा फिर रिवाइज करता हूँ बेटा, इन हाउ मैनी टाइम्स द अमेंडमेंट्स विल टेक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम इन ऑर्डर टू सोल्व द टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़। तो कितनी बार, 4 टाइम्स हुआ बेटा। तो जब 4 टाइम्स उनके बीच में क्या हुआ बेटा, जब उनके इन सारी चीज़ें, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, अमेंडमेंट हुई इस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस अमेंडमेंट के बाद बेटा अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए। जैसा कि आपने पढ़ा था बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, उन रूल्स एंड रेगुलेशन में आया कि जो सेंटर होगा ना, एट द लेवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द असेंबली विल बी इक्वल फ्रॉम द ईच कम्युनिटी। तो उसका मतलब क्या था कि जो सेंटर के लेवल पर जो मिनिस्टर्स होंगे ना, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब है कि आधे एक के होंगे और आधे एक के होंगे। इसके ऊपर मेजॉरिटी का कोई डिपेंडेंस नहीं रहेगा बेटा। मेजॉरिटी के तो ये सीट अलॉटेड कर दी गई, वही आधी सीट आपकी फ्रेंच स्पीकिंग की है, आधी सीट आपकी डच स्पीकिंग की है। तो इस प्रकार से उसके बाद क्या हुआ बेटा, और एक दूसरा रूल्स दिया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नो गवर्नमेंट कैन नॉट प्रेशराइज द आपकी स्टेट गवर्नमेंट को, सबऑर्डिनेट के रूप में आपकी स्टेट गवर्नमेंट वर्क नहीं करेगी। वो वर्क बिल्कुल अकेले करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं रहेगा। उसके अलावा एक कम्युनिटी और बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई बेटा। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या था, इसमें डच, फ्रेंच और जर्मन ने बेटा क्या किया बेटा, इसमें वोटिंग की। और ये मैटर नहीं करता था बेटा वो कहाँ पे रहते थे, उसके द्वारा एक कम्युनिटी की जो सरकार थी बेटा उसकी फॉर्मेशन हुई। तो इस प्रकार बिल्कुल वाइजली बेल्जियम के जो टेंशन अराइज हुई थी इन कम्युनिटीज़ के बीच में बेटा, उसको बिल्कुल ईजिली सोल्व कर लिया गया वहाँ के लीडर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके बेटा। तो इस अमेंडमेंट के बाद एक बात और आती है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो क्या फ़ायदे क्या हुए बेटे ये अमेंडमेंट्स के और सीटों को अलॉट करने के, कि एक तो जो ब्रुसेल्स था बेटा वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के अनुसार देश की यूनिटी एक जैसी बनी रही और इंटीग्रिटी सेम रही। यूनिटी और इंटीग्रिटी का सेम होने का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई अपोज करता है तो सेपरेट नेशन का निर्माण हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान है ना, एक सेपरेट नेशन की मांगों के लिए क्या करना पड़ा था, एक नया सेपरेट स्टेट बनाना
जाना पड़ा था, जो कि किसी मुस्लिम लोगों से बिलोंग करता है। तो ऐसे ही कई बार लैंग्वेज के आधार पर या रिलीजन के आधार पर जब ध्यान नहीं दिया जाता बेटा, टेंशन ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, तो आपकी देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी बेटा खतरे में आ जाती है। लेकिन ब्रुसेल्स के मिनिस्टर ने सारे काम बड़ी आसानी से किए बेटा। उन्होंने अमेंडमेंट करके तो सबको ना इक्वल कर दिया। ये मैटर नहीं करता था कि कौन सा व्यक्ति रिच है, कौन सा व्यक्ति पुअर है, या कौन सा व्यक्ति जो आपका है बेटा कौन सी क्लास और सोसाइटी से बिलोंग करता है। तो उन्होंने बोला कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग क्या होंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और स्टेट गवर्नमेंट भी क्या नहीं करेगी, सबऑर्डिनेट के रूप में कार्य नहीं करेगी। तो ये तो था बेटा आपका बेल्जियम का केस। तो यहाँ पे तो बिल्कुल अच्छे से आपका सोल्यूशन दे दिया गया। अब दूसरा आता है श्रीलंका का। श्रीलंका में कितने हैं बेटा? श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो एक आइलैंड कंट्री, सबसे पहले तो क्या बताया था मैंने आपको, एक आइलैंड कंट्री है। और दूसरी बात है, इस पॉपुलेशन ऑफ आइलैंड कंट्री में 2 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है बेटा। तो वहाँ पे क्या है, 2 तरीके की में कम्युनिटी पाई जाती है। एक तो सिन्हाला जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, और एक तमिल बेटा। और तमिल भी क्या है बेटा, उनमें से 2 प्रकार के पाए जाते हैं। तमिल तो आपके हैं 18% बेटा। तमिल कितने हैं आपके? 18%। और बाकी दूसरी मेजॉरिटी में कौन सी गवर्नमेंट है बेटा? सिन्हालाज है बेटा। तो अब क्या हुआ बेटा, अब दूसरी जो तमिल है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तमिल्स में 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो तमिल वाले कौन से हैं जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, एक तो तमिल से नेटिव तमिल्स बेटा जो श्रीलंका के हैं, और एक दूसरे हैं बेटा हमारे इंडियन तमिल्स बेटा, जो कॉलोनियल रूल जब हमारे यहाँ पे था तो श्रीलंका में उनको प्लांटेशन वर्किंग के लिए भेजा गया था, तो वो वहीं पे जाके बस गए थे। तो वो वहाँ के क्या हैं, नेटिव तमिल्स हैं बेटा। तब उनके बीच में जैसे ही 1948 में आपका जो श्रीलंका था उसका क्या हुआ बेटा, उसका आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली। तो उसके बाद बेटा जो सिन्हाला की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने मेजोरिटेनिज्म को फॉलो किया। मेजोरिटेनिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, कि सारी के सारे जो अपर क्लास सुख सुविधाएँ हैं, जो भी प्रोस्पेक्टस हैं, जो भी गवर्नमेंट के पास सारी सूचना मतलब सब चीज़ें पोजीशंस होते हैं उनको अलॉट करना। तो उन्होंने सारी पोजीशंस वगैरह या ए ग्रेड की नौकरीज वगैरह वो सारी सिन्हालाज के लिए फ़िक्स कर दी। और सिन्हाला को क्या बोल दिया उन्होंने, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया, जिसकी वजह से बेटा वहाँ के तमिल्स में और सिन्हालाज में क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, उनके बीच में टेंशन क्रिएट हो गया। अब जो सिन्हाला थे बेटा उन्होंने तो जो करना था कर दिया। यूनिवर्सिटी की जॉब से रिलेटेड है या आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, उन्होंने जो करना था कर दिया। अब जो तमिल थे बेटा उन्होंने वो भड़क गए और उन्होंने एक सेपरेट नेशन की डिमांड कर दी कि हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए, जिसकी वजह से ये टेंशन और ज़्यादा बढ़ती चली गई। और श्रीलंका में क्या ब्रोकआउट हो गया बेटा, सिविल वार ब्रोकआउट हो गया। इस सिविल वॉर में बहुत सारी जो संपत्ति है बेटा उसका नुकसान हुआ, बहुत सारी एसेट्स वगैरह आपकी जला दी गई। और उसके अलावा वहाँ की जो मेजॉरिटी थी बेटा, जो मतलब सिन्हालाज की मेजॉरिटी थी बेटा, उससे क्या की गई, डिमांड की गई गवर्नमेंट से कि हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए। तो इस प्रकार से बेटा श्रीलंका में क्या हुआ। अब यहाँ पे हमने 2 केस पढ़े थे बेटा, एक तो बेल्जियम से रिलेटेड था और एक श्रीलंका से रिलेटेड था। बेल्जियम से रिलेटेड वाले केस में हमने पढ़ा कि बेल्जियम और श्रीलंका वाले केस में हमने ये बात देखी कि बेल्जियम ने कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को सोल्व किया है। जहाँ पे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात आई तो अमेंड किया, और दूसरी बात आई तो उसने अमेंड करने के बाद बिल्कुल अच्छे से पोजीशन को हैंडल किया, जिससे सिविल वार नहीं हुआ। लेकिन श्रीलंका में बिल्कुल इसका क्या था, अपोजिट था, जहाँ पे सिविल वार ब्रोकआउट और थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए। तो ये थे 2 केस बेटा आपके श्रीलंका के, और उसके आपके ये बेल्जियम के जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है बेटा, नीड फॉर पावर शेयरिंग आता है। देखो प्रूडेंशियल रीजन्स बेटा, पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों होती है बेटा? डिज़ायरेबल का मतलब है जो होना चाहिए, मतलब डिज़ायरेबल का मतलब अपोजिशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। डिज़ायरेबल का मतलब होता है ऐसा होना ही चाहिए। 2 मेन रीजन्स हैं, दे आर, सबसे पहले प्रूडेंशियल रीजन बेटा। प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है, इट्स रिड्यूस एनी चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स बेटा। तो प्रूडेंशियल का मतलब ऐसे तो प्रूडेंशियल क्या होता है, बुद्धिमानी, मतलब बुद्धिमान जो होते हैं बेटा उसको प्रूडेंशियल बोलते हैं। तो इससे क्या होगा बेटा, कोई भी चांस नहीं है बेटा कि सोशल ग्रुप में क्या हो बेटा, कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि पावर शेयर की जा चुकी है सोशल ग्रुप्स में। बाय अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यूनिटी ऑफ द कंट्री कैन बी मेंटेन। ध्यान रखना है बेटा, एक तो क्या आएगा, बाय कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, और यूनिटी ऑफ द कंट्री भी क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए।
और डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी कैन बी ओप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी एंड कैन एवर रैक द मेजॉरिटी कम्युनिटी एज वेल बेटा। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसको ध्यान से पढ़ो। पहले सबसे पहले तो ये रिड्यूस कर देगा कोई भी चांस जो होंगे ना बेटा कॉन्फ्लिक्ट्स के सोशल ग्रुप में। अब अवॉइड करने से कॉन्फ्लिक्ट्स को, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनेगी बेटा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब है ऐसा नहीं है कि आज कोई सी सरकार है, कुछ दिन के बाद कौन सी दूसरी सरकार है, ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पावर शेयरिंग के अमेंडमेंट्स आ गए हैं। अब कम्युनिटीज़ टोटली आपका इलेक्शंस वगैरह पे या कोई भी जो मोड होगा गवर्नमेंट को बनाने का उसके ऊपर ध्यान देंगी, क्योंकि हमारे अमेंडमेंट्स के अनुसार क्या हो चुका है बेटा, पावर शेयर हो चुकी है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनेगी। अब मान ले किसी एक की बात मान ले और दूसरे की ना माने तो दूसरा सेपरेट नेशन की डिमांड कर देता है, जिससे देश की यूनिटी किस में आ जाती है बेटा, खतरे में आ जाती है। तो यूनिटी भी कंट्री की क्या होगी, मेंटेन्ड होगी। अब डिक्टेटरशिप जो मेजॉरिटी कम्युनिटी की होगी, जो बेटा डिक्टेटरशिप जो करेंगे, दानाशाही होगी मेजॉरिटी कम्युनिटी की, कैन बी ओप्रेसिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी उसको क्या करेगी, ओप्रेस करेगी, मतलब उसका विरोध करेगी। एंड कैन इवन रैक द मेजॉरिटी कम्युनिटी एज वेल। ये मेजॉरिटी कम्युनिटी को क्या तोड़ भी सकती है, जो कि यहाँ पे इनके बिल्कुल इक्वल रीजन्स हैं। अब सेकंड जो आता है, और सेकंड आपका आता है बेटा मोरल रीजन। देखो पावर शेयरिंग इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है बेटा। क्या है, ट्रू स्पिरिट है। क्यों है, एवरी सेक्शन ऑफ कम्युनिटी हैज़ द राइट, हर एक सेक्शन को राइट है बेटा, टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, कि उनके ऊपर कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे बोल सकते हैं गवर्नेंस शुड बी कैरिड आउट की मिशन मेडल, ये जो है आपकी डेमोक्रेसी, गवर्नेंस शुड बी कैरिड आउट कीपिंग इन माइंड एंड लार्ज इंटरेस्ट ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी बेटा। तो एवरी सेक्शन ऑफ कम्युनिटी हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न बेटा, हाउ दे आर टू बी गवर्न। एवरी सेक्शन ऑफ कम्युनिटी के पास क्या होगा, राइट होगा टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, कि उनको कैसे गवर्न करना चाहिए। एंड गवर्नेंस शुड बी कैरिड आउट कीपिंग इन माइंड दैट, और इसको एक बात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, कि किस तरीके से बेटा लार्जर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली बात है क्या, उनके पास राइट होगा टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न बेटा, कि कंसल्ट कर सकते हैं कि उनके ऊपर गवर्नमेंट किस तरीके से शासन करे। और गवर्नमेंट शुड बी कैरिड आउट कीपिंग इन माइंड एंड लार्ज, सबको ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए गवर्नेंस भी, और लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ईच सेक्शन ऑफ कम्युनिटी। और यहाँ पे ईच सेक्शन ऑफ कम्युनिटी का क्या देखा जाना चाहिए बेटा, लार्जर इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्शन को तो लेके चल रहे हो दूसरे को लेके नहीं चल रहे हो। तो यहाँ पे देखिए प्रूडेंशियल में तो आएगा बेटा, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं सोशल ग्रुप्स में वो रिड्यूस हो जाएंगे, पॉलिटिकल की स्टेबिलिटी बनेगी, आपकी यूनिटी ऑफ कंट्री क्या होगी, मेंटेन्ड होगी। और जो डिक्टेटरशिप होगी बेटा मेजॉरिटी कम्युनिटी की, ओप्रेसिव होगी, बट माइनॉरिटी एंड कैन इवन रैक, और ये क्या कर पाएंगे बेटा, इवन रैक भी कर पाएंगे, किसको, मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी क्या कर पाएंगे, रैक कर पाएंगे। अब मोरल रीजन क्या आता है, पावर शेयरिंग इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है बेटा। इवन सेक्शन ऑफ कम्युनिटी हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न बेटा। तो पावर शेयरिंग क्या है, ट्रू स्पिरिट है। एवरी सेक्शन ऑफ कम्युनिटी हैज़ द राइट, उनके पास राइट होगा टू कंसल्टेड, ये कंसल्ट करने का गवर्नमेंट को किस तरीके से उनके ऊपर पावर को एप्लीकेबल करना है। और गवर्नमेंट शुड बी कैरिड आउट कीपिंग इन माइंड दैट लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और ये इस तरीके से कैरिड आउट होना चाहिए कि ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसका फ़ायदा उठा सके बेटा। तो ये थे बेटा नीड ऑफ पावर शेयरिंग के दो मेन रीजन, वन इज़ द प्रूडेंशियल रीजन, अनदर इज़ द मोरल रीजन। नेक्स्ट आता है बेटा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बेटा। शेयरिंग ऑफ पावर बेटा किसकी डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं, देखो शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स बेटा। अब डिफरेंट ऑर्गन्स में हो सकती हैं, जैसे ए गवर्नमेंट हैड 3 ऑर्गन्स बेटा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखो लेजिस्लेचर होता है बेटा जिसमें आपके मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, पार्लियामेंट आती है, सांसद वगैरह आते हैं, उनको लेजिस्लेचर बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है बेटा, जो आपके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, एसपी हैं, डीएसपीज हैं, डीएम हैं, आईएएस हैं, ये सारे आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं। और जुडिशरी होती है बेटा जो कल्प्रिट के ऊपर अपना फैसला सुनाती है, तो वो क्या होती है, जुडिशरी होती है। और जुडिशरी हमारी क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है बेटा, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब देखो एग्जाम्पल की अगर मैं बात लूँ यहाँ पे, अगर लेजिस्लेचर की बात लूँ तो एमएलए एमपी हो गए बेटा। अब देखो रूल्स एंड रेगुलेशन आर मेड बाय, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं।
और उसके बाद इनको अप्लाई किसके द्वारा किया जाता है बेटा, एग्जीक्यूटिव इनको अप्लाई करते हैं। और इनको अप्लाई करने के बाद इन रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर कोई तोड़ता है तो उसको सज़ा देने का काम कौन करती है, जुडिशरी करती है। तो तीनों चीज़ें एक तीसरे से रिलेटेड हैं। एक सबसे पहले तो 3 ऑर्गन्स हैं बेटा, जो 3 ऑर्गन्स लेजिस्लेचर में है, कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है बेटा। सेपरेशन और ए डिवीजन ऑफ पावर अमंग द 3 ऑर्गन एंश्योर दैट नो ऑर्गन बिकम्स टू पावरफुल। और इस सेपरेशन से, ये 3 ऑर्गन से ये हो जाता है बेटा कि ये एक दूसरे के ऊपर नज़र बनाए रखते हैं और कोई भी एक ऑर्गन क्या नहीं हो जाता, पावरफुल नहीं हो सकता। इन सच ए सिस्टम वन ऑर्गन की पे चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर चेक होता रहता है, रिजल्टिंग मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर। और क्या बना रहता है बेटा, बैलेंस ऑफ पावर। फॉर एग्जाम्पल, judges who are appointed by the executive can check the functioning of executive or the legislature। अब जो जजेस हैं बेटा, उनको फंक्शन करते हुए उनके फंक्शंस के ऊपर कौन ध्यान रख सकते हैं बेटा, आपके लेजिस्लेचर के हैं या एग्जीक्यूटिव के, या आपके कौन कर सकते हैं बेटा, ये जजेस इसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। मिनिस्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोलते हैं। तो ये था बेटा आपकी शेयरिंग ऑफ पावरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके से पावर शेयरिंग हमारी की जाती है। सेकंड आता है बेटा पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। बेटा देखो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कैसे आएगी, इन ए फेडरल गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट भी कई तरीके की होती है बेटा, फेडरल होती है, क्वासी फेडरल होती है, कि समझ में आ रही ना बात, ये अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। देयर आर 2 मेन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं बेटा फेडरल गवर्नमेंट में। एक तो होता है बेटा यूनियन, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक होती है बेटा स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हमारी पावर शेयरिंग हो रखी है ना लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ ऑर्डर ऑफ द एंटायर कंट्री एज होल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो एडमिनिस्ट्रेशन देखती है पूरी कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर बेटा, एंड द स्टेट गवर्नमेंट लुक एट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लॉ ऑर्डर इन द ओन स्टेट्स में देखती है। तो एक सीधी सीधी किससे बिलोंग करती है, एक सीधी बिलोंग करती है किससे, आपकी गवर्नमेंट किससे बिलोंग करती है, एंटायर कंट्री की लॉ एंड ऑर्डर जो कि आपका कंट्री का है। और स्टेट गवर्नमेंट करती है बेटा एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ ऑर्डर ऑफ देयर ओन स्टेट से रिलेटेड करती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड विलेज पंचायत आर द लोकल यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोकल होती हैं कौन सी होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड विलेज पंचायत होती हैं। शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में देखें बेटा, शेयरिंग ऑफ पावर अवॉइडिंग वेरियस सोशल एंड लिंग्विस्टिक एंड एथनिक क्वांटिटीज अनदर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। बेटा जो शेयर ऑफ पावर है बेटा किस किस के बीच में, सोशल के बीच में, समाज के अनुसार, लिंग्विस्टिक भाषा के अनुसार, या एथनिक ये भी हो गया बेटा उनके अनुसार दूसरी पावर फॉर्मिंग की सेम होती है। रिप्रेजेंटेशन गिवन टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिया जाता है, और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को इन द गवर्नमेंट एंश्योर द डाइवर्सिटी और यूनिटी ऑफ कंट्री बनी रहे बेटा। तो डाइवर्सिटी और क्या हो जाए, कंट्री आपकी बनी रहे, तो इस तरीके से दिया जाता है। In India, the system of reserved constitution of assemblies and in parliament is example of power sharing among different social and ethnic group। देखो जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना बेटा असेंबली में, इसका मतलब क्या है कि इतने % वीकर सेक्शन के लिए है, इतना % हैंडीकैप्ड के लिए है, इतना % वुमेन के लिए है। तो ये सारी की सारी रिजर्व कर दी जाती हैं, जिसके कारण बेटा यूनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लोग भी उसको अपने देश की भावना की तरह समझते हैं कि मेरी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे डिमांड्स है बेटा, उनके से लेकर मेरी भी कोई मेजोरिटी में बना सकता हूँ। उसके बाद आता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बेटा एंड प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। बेटा डेमोक्रेसी में मोर देन वन पार्टी एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे बेटा पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयरिंग के बारे में बात करेंगे, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स के बारे में। पीपल हैव द फ्रीडम टू वोट एनी पॉलिटिकल पार्टी। पीपल जो होते हैं बेटा फ्रीडम होती है, किसी भी पार्टी को क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। सच कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज गारंटी करता है पावर इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पार्टी का। तो कोई भी एक पार्टी में जो है कंपटीशन है, इससे क्या होता है, अगर एक पार्टी अच्छे से काम नहीं करेगी तो उसके कंपटीशन में दूसरी पार्टी है बेटा, और दूसरी पार्टी को क्या बनाया जा सकता है, दूसरी पार्टी को आप मेजॉरिटी में लेके आ सकते हैं। तो इस प्रकार से कंपटीशन बना रहता है, और राउंड चेकअप चलता है जो कि अपोजिशन भी बेटा उसके लिए
चेक बैलेंस पावर चलता रहता है, एक दूसरे के ऊपर वर्क करती रहती हैं। समटाइम अलायंस ऑफ वन और मोर पॉलिटिकल पार्टीज वोटेड टू पावर, दिस इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। कई बार एक से ज़्यादा मिलकर जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना ना बना लेती है ना सरकार, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। दिस इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। Many sections of society such as trade, farmers and worker may from their own interest group can influence the decision making body of the government। देखो मैनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जैसे ट्रेडर्स हो गए या आपके फार्मर्स हैं या वर्कर हैं, में फॉर्म देयर ओन इंटरेस्ट ग्रुप बना लेते हैं एंड कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस एंश्योर दैट वॉइस ऑफ ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज आर हर्ड। बेटा जैसे कोई भी कम्युनिटी नहीं बना लेते, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू ने बना लिया या किसान ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई वर्कर्स हो गया, उनका एक वहाँ पे चेयरपर्सन भी होता है जो अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के आगे रखता है, तो उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार ये थी बेटा पावर शेयरिंग अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड उनसे किसके बीच में, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच में। एक बार और पढ़ा देता हूँ बेटा क्या क्या पढ़ा हमने इसमें। एक तो डिफरेंट ऑफ पावर शेयरिंग अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आए, तो 3 ऑर्गन्स के बारे में बात करनी बेटा। एक तो लेजिस्लेचर के बारे में बात करनी है, एक करनी है बेटा एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करनी है, और एक बात करनी है जुडिशरी के बारे में। दूसरा सेपरेशन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, जो 3 ऑर्गन्स में बेटा नो ऑर्गन कोई भी टू पावरफुल ना हो जाए, इसीलिए क्या की जाती है बेटा, पावर शेयरिंग किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। फॉर एग्जांपल्स आपकी जो लेजिस्लेचर्स हैं बेटा ये कानून को बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव आपको उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और जुडिशरी उनको क्या करती है बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार उनको सज़ा सुनाती है जो रूल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की है बेटा, लेजिस्लेचर जो होती है बेटा ये कानून को बनाने का काम करती है। इसके अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे एमएलए, एमपी, पीएम वगैरह। आगे एग्जीक्यूटिव में ये डीएम, एसपी वगैरह, डीएसपी वगैरह, ये सारे के सारे जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। और जुडिशरी में बेटा हाई कोर्ट के जजेस हो गए, वकील हो गए। इन सच ए सिस्टम वन ऑर्गन आल्सो कीप ए चेक ऑन अदर ऑर्गन। जब कोई भी एक ऑर्गन गवर्नमेंट दूसरी ऑर्गन गवर्नमेंट के ऊपर आपकी पावर को चेक करता है, इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस पावर बेटा। इसको क्या बोला जाता है, बैलेंस एंड चेक पावर बोला जाता है। तो फॉर एग्जांपल जजेस हु आर अपॉइंटेड इन द एग्जीक्यूटिव कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बेटा। तो जुडिशरी किसके ऊपर नज़र रख सकती है बेटा, आपकी एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी और लेजिस्लेचर के ऊपर भी। और इस प्रकार जो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती हैं क्या होते हैं, पार्लियामेंट में, और इस प्रकार को बोलते हैं चेक एंड बैलेंस चीज़। अब डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, 2 ही लेवल आएंगे। एक तो आपका होगा सेंट्रल लेवल, एक आपका होगा कौन सा बेटा, एक तो सेंट्रल लेवल आएगा और एक आपका आएगा स्टेट लेवल आएगा। अब सेंट्रल लेवल में तो यूनियन में क्या होगा बेटा, जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ ऑर्डर है बेटा वो तो सेंटर सारे देश का देखेगा, पूरी कंट्री को। और स्टेट जो गवर्नमेंट है बेटा अपने स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को और लॉ एंड ऑर्डर को देखेगी। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, विलेज पंचायत आर द लोकल यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्या है बेटा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट होंगी। अब सोशल ग्रुप में बेटा लिंग्विस्ट आ जाता है, एथनिक कम्युनिटीज़ आ जाती हैं बेटा, इन सब के आधार पर होता है। रिप्रेजेंटेशन गिवन टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ सीटों को रिजर्व कर देना रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को गवर्नमेंट में एंश्योर हो जाता है, देश की डाइवर्सिटी और यूनिटी ऑफ द कंट्री बनी रहती है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं पावर शेयरिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप एंड तो क्या था बेटा, पॉलिटिकल पावर शेयरिंग अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स के बारे में यहाँ पे हमने बात की। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही, इसके साथ आपकी क्लास ख़त्म होती है। और इसमें हमने इसके बाद हम जाते हैं बेटा आपके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर पढ़ेंगे, जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास के ऊपर आएगी बेटा। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड द सेशन एंड हैव ए नाइस डे।